चलो, चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ऑन द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, क्या ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? इसके कुछ पॉइंट्स ही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये सिर्फ रीड करके कुछ कुछ पार्ट को तो सिर्फ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग, ऐसे समझते हैं कि हमने कभी भी इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। मैं उस वे में ही तुम्हें वापस क्या करवा रही हूँ, उसको रिवाइज करवा रही हूँ। सो व्हेन इट इज अबाउट इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस का मतलब है जब भी कौन होगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा। जब भी कौन होगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के पास क्या है, ऑप्शन है, या फिर बोलो ये राइट है कि वो क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा। लेकिन कौन सा इनवॉइस इशू करेगा ये रजिस्टर्ड पर्सन? जिसमें वो जीएसटी लगाता है। क्योंकि जब हमने डे 1 पे चीजें स्टार्ट की थी, तो डे 1 से एक चीज सीखी थी अपन ने कि ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन चार्ज जीएसटी। सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड द रजिस्टर्ड पर्सन कैन चार्ज जीएसटी, और कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वेन एवर अ रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स एनी गुड्स और प्रोवाइड्स एनी सर्विस टू अ रेसिपिएंट, वो एक इनवॉइस इशू करता है, जिस इनवॉइस में वो जीएसटी चार्ज करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्स इनवॉइस कहते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन मैम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे, और अनरजिस्टर्ड पर्सन भी तो मैम गुड सेल करता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी तो मैम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स भी देगा, सर्विस भी देगा, और उन गुड्स और सर्विस के लिए कुछ तो वो पैसा चार्ज करेगा, सम कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ तो होगा। बट मैम वहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट चार्ज जीएसटी, वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। तो क्या अब उसके लिए मैं ऐसा वर्ड लिखूं, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन गिव्स टैक्स इनवॉइस? हो ही नहीं सकता, जब जिस चीज पे आप टैक्स लगा ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपके पास वो राइट ही नहीं है कि आप टैक्स इंप्लीमेंट कर पाओ। तो जब आप टैक्स नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, तो आई कैन नॉट राइट टैक्स इनवॉइस। तो क्या सिर्फ इनवॉइस बोले, जीएसटी बोलता है, इसे आप इनवॉइस भी नहीं बोल सकते। तो फिर मैम जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ तो देगा ना, पर्ची देगा, कुछ तो रिसिप्ट देगा कि इतने इतने के गुड्स आपको दे दिए, उसको क्या कहेंगे आखिर? उसको कहेंगे हम बिल ऑफ सप्लाई, कि हमने सप्लाई किया है और सप्लाई करने का ये बिल है। तो पहले तो दो चीजें हमने समझी, वो ये है कि जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, सप्लाई करता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जब सप्लाई करेगा, तो सप्लाई करते वक्त जब वो जीएसटी चार्ज करेगा, तो ऑन चार्ज ऑफ जीएसटी हम बोलते हैं दिस इज टैक्स इनवॉइस। बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, तो बिकॉज ही कैन नॉट चार्ज टैक्स, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, तो उसके लिए बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ ये वर्ड ही पढ़ा कि व्हाट इज टैक्स इनवॉइस। अब टैक्स इनवॉइस में आप दो चीजें सीखोगे, आगे आने वाला है ई इनवॉइस। आजकल ई इनवॉइस का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आपको इशू करने पड़ सकते हैं। अब उसमें एक अमेंडमेंट भी है, क्या अमेंडमेंट है वो हम टाइम टू टाइम समझते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ दिया है मैम क्रेडिट नोट के बारे में, कुछ दिया है डेबिट नोट के बारे में। अब ये क्रेडिट नोट क्या है ना डेबिट नोट क्या है, इसके लिए भी अभी हम बोलते हैं वेट, पेंडिंग। क्यों? पहले सिर्फ इनवॉइस इनवॉइस की बातें कर ले, फिर टैक्स क्रेडिट नोट डेबिट नोट की भी बातें हो जाएंगी। अब जैसा मैंने बोला कि ये जो टैक्स इनवॉइस है, इस टैक्स इनवॉइस को इशू करने की कोई तो लास्ट डेट दो। क्योंकि जब आप कोई लास्ट डेट फिक्स करोगे, तो हम बोल सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं उसके बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई। सो वी नीड कि व्हाट शुड बी द ड्यू डेट, वो ड्यू डेट क्या होगी, क्या इशू करने की, इनवॉइस इशू करने की। मैम कोई तो ड्यू डेट होगी, और उस ड्यू डेट को कौन बताता है मुझे? सेक्शन नंबर 31 बताता है। And this section number 31 we have already done in your time of supply chapter, जहां पे फॉरवर्ड चार्ज होता है। अगर गुड्स का क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज होता है, तो इन दैट केस हमें पता होना चाहिए कि ड्यू डेट ऑफ क्या है, इनवॉइस क्या है।
अगर वो अप्रूवल बेसिस पे है तो ड्यू डेट क्या होगी, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं है, मूवमेंट है, नो मूवमेंट है तो क्या होगा। आर यू गेटिंग दैट, एटलीस्ट रिकॉल कि हमने कम से कम टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ तो करके रखा है सेक्शन 31, कुछ तो है। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, एवरीवन आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, 3 मिनट में जितना सेक्शन 31 याद आता है लिखो और टेस्ट योर नॉलेज कि कितना याद है अब तक तुमको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो लेट अस चेक कितना याद है और क्या स्पीड है अपनी। सो वी हैव ऑलरेडी डन वन थिंग कि व्हेन इट कम्स टू योर टैक्स इनवॉइस, उसकी ड्यू डेट दी है मुझे सेक्शन नंबर 31 में, टाइम ऑफ सप्लाई में ये चीज हमने बहुत अच्छे से की थी, जिसमें बोला था गुड्स का भी सप्लाई हो सकता है, सर्विस का भी सप्लाई हो सकता है। अगर सिर्फ सर्विस की बात करें तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है, अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है। अगर मैम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो या तो आपको ड्यू डेट पता होगी, या कोई आपने इवेंट डिसाइड किया होगा कि इस इवेंट तक तो आपका इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए, लेकिन मैम ना तो कोई ड्यू डेट है ना ही कोई इवेंट है। तो याद करो हमने क्या बोला था, एटलीस्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हो उससे पहले या उस दिन तक तो इनवॉइस इशू कर ही देना। आर यू एबल टू रिकॉल राम, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, एबल टू Yes, रिकॉल। yes, madam. देन
व्हाट इफ इट इज अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस? मैम अगर ये अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखो मैम, या तो सर्विस कंप्लीट होने से पहले इनवॉइस इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो सर्विस कंप्लीट होने से 30 डेज के अंदर आप इनवॉइस इशू कर दो। तो अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग कैलकुलेट होगा, और अगर 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं किया तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग कैलकुलेट होगा। ये तो टाइम ऑफ सप्लाई दिया था, बट क्या बोला था कि व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर द इशू ऑफ इनवॉइस इफ इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, आइदर बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर इशू कर दो। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी हो, अगर आप क्या हो, इंश्योरेंस हो और क्या हो, बैंकिंग कंपनी हो, तो आप इनवॉइस इशू कर सकते हो कब? 45 डेज के अंदर भी इशू कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। क्या ये भी अभी अभी पढ़ा हमने? यही तो पढ़ा कि देखो, टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन। और एक रजिस्टर्ड पर्सन हर गुड्स के लिए टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, ओनली दोज गुड्स दैट आर टैक्सेबल इन नेचर एंड दोज सर्विस दैट आर टैक्सेबल इन नेचर। जिस पे टैक्स लगेगा उसी के लिए तो टैक्स इनवॉइस इशू होगा। मैम सर्विस के लिए, अब सपोज करो मैं सर्विस दे रही हूँ तुमको, और सपोज करो सर्विस देते देते, सपोज ऐसी सर्विस है कि मैं सर्विस दे रही हूँ, आप पेमेंट करते जाओगे करते जाओगे, अब 1 महीने बाद मैं सर्विस खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब या तो तुमने मना कर दिया कि बस और नहीं चाहिए, या मैंने बोल दिया कि किसी कारण से मैं आपको और सर्विस नहीं दे पाऊंगी, दैट मीन्स माई सप्लाई सीज। तो ऐसे में इनवॉइस कब तक इशू करेंगे? तो बोल रहे देखो, अभी तुम्हारी सर्विस कंप्लीट तो हुई नहीं, तो जहां पे तुमने सीज किया है ना इस सप्लाई को, वहां तक जितना भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है, जो भी अमाउंट बनता है, उतने तक का इनवॉइस इशू कर दो। एक लॉजिक ही है ना। मैं तुमको सर्विसेज दे रही थी, मेरा बिल बढ़ता जा रहा था, सर्विसेज सीज हो गई, तो जितने टाइम तक की जितना उसका बिल बना है वो इशू करके दे दो उसको। बस इतनी ही बात यहाँ पे क्या करके रखी हुई है, लिख के रखी हुई है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि देखो, अगर ये अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, इफ इट इज अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो या तो 30 डेज 45 डेज में इनवॉइस इशू करो, या फिर कंप्लीशन के पहले भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। लेकिन बोल रहा है अगर कोई इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी है, दैट इंक्लूड्स योर एनबीएफसी, दैट इंक्लूड्स योर टेलीकॉम ऑपरेटर, या फिर कोई भी सप्लायर ऑफ द सर्विस जो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, मतलब वो बोल रहे हैं इंश्योरर, बैंक वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले, या फिर कोई और लोग जिनको गवर्नमेंट ने बोला है, अगर वो अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ सप्लाई करते हैं, एक दूसरे को आपस में क्या देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो चाहे तो इनवॉइस कब इशू कर सकते हैं? आइदर बिफोर एट द टाइम सप्लायर रिकॉर्ड्स इट इन द बुक ऑफ अकाउंट, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर। ये इंपॉर्टेंट है। बोलना क्या चाह रहा है वो देखो, सबसे पहले बोलता है अगर अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो मैम क्या करें? तो बोलता है देखो, इफ योर सर्विस इज अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई, मेरी क्या है, अदर देन कंटिन्यूस सप्लाई वाली सर्विस है, ठीक है, तो या तो कंप्लीशन के पहले आप इनवॉइस इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, या फिर कंप्लीशन के बाद यू हैव 30 डेज और 45 डेज, एज द केस में भी आप क्या कर सकते हो, इनवॉइस इशू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन वो बोल रहा है स्पेसिफिकली यहाँ पे जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस वाले की, इंश्योरेंस वाले की बात हो गई, मतलब 45 डेज वाले की बात हो गई। जब हम बात कर रहे हैं बैंक वाले की, तब भी किसकी बात हो गई, 45 डेज वाले की। एनबीएफसी भी इंक्लूडेड है इसमें, 45 डेज वाले की बात हो गई। टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर, इनकी बात कर रहे हैं, दैट इज 30 डेज वाले की बात कर रहे हैं। बोलते जब हम इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी या टेलीकॉम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो इनको एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है इन्होंने। क्या बोला है, तुम चाहो तो क्या करना, इनवॉइस कब इशू करना, जब सप्लायर क्या करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा कि उन्होंने सर्विस दी है। इंश्योरेंस लिखेगा इंश्योरेंस कंपनी मैंने सर्विस दी, या बैंक वाला लिखेगा मैंने सर्विस दी, या एनबीएफसी लिखेगा मैंने सर्विस दी, या टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर लिखेगा कि आई हैव प्रोवाइडेड द सर्विस। जब ये लिखेंगे, या तो वो डेट,
या उससे पहले, या फिर तुम्हारा जब क्वार्टर एंड होगा उससे पहले। तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, या तो एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, या फिर सप्लायर जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम तब भी क्या कर सकते हो, अपना इनवॉइस इशू कर सकते हो। बट ये किसको दे के रखा है, ये सिर्फ दे के रखा है तुम्हारे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर को, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। अंडरस्टूड। अब इसका मतलब क्या है, देखो या तो इनवॉइस इशू कर दो 30 या 45 डेज में, लेकिन ये जो आपने दिया है ना मैम, ये ऑप्शन दिया है कि दे कैन इशू, कि सप्लायर कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता है या फिर क्वार्टर एंड, ये कब दिया है ऑप्शन, जब इनका सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होता है। ये सप्लाई क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन। और याद करो डिस्टिंक्ट पर्सन तुमने पढ़ा है सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड 25 सबसेक्शन 5। अब ये क्या था मैम, 25 सबसेक्शन 4, 25 सबसेक्शन 5, याद करो। एक एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा इस स्टेट में है जो रजिस्टर्ड है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट में, मतलब एक रजिस्टर्ड है तो दूसरा अनरजिस्टर्ड है बट सेम पेन वाले, या फिर एक ही स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, या फिर डिफरेंट स्टेट में तुम्हारे रजिस्ट्रेशन है। अगर ये सेम पेन में है तो तुम क्या हो, डिस्टिंक्ट पर्सन हो। क्या ये बात याद आ रही है, हमने सप्लाई चैप्टर में की थी। तो अगर इन लोगों का सप्लाई क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ सप्लाई होता है, तभी ये ऑप्शन दिया है। इसका मतलब अगर ये सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन वालों के साथ नहीं होगा तो यू डू नॉट हैव दिस ऑप्शन। क्या ये इंपॉर्टेंट है या इनवॉइस में, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैंने सपोज करो तुमको क्वेश्चन दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड सर्विस टू एन एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड इन अनदर स्टेट। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड सर्विस टू एन एंटिटी रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट। अब बताओ क्या ऑप्शन है, ए बी सी कर दिए कुछ भी। मैंने सिर्फ ये बोला है दूसरे स्टेट पे एक एंटिटी रजिस्टर्ड है, हैव आई सेड कि सेम पेन में उसी की एंटिटी रजिस्टर्ड है। क्या मैंने कोई हिंट दिया कि इट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो नॉर्मल 30 डेज या 45 डेज जो भी अपना केस लगता है। और अगर ये डिस्टिंक्ट है तो वो 30-45 डेज मत करना। तब क्या करोगे, सप्लायर कब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता है, या तो वो दिन या उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है क्वार्टर एंड होने तक तो कम से कम इनवॉइस इशू कर ही दो। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो। तो ये मार्क आउट करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सिर्फ एक रीडिंग वाला काम है, इसको ज्यादा फोकस करना नहीं कि मैम टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें आती हैं। अब एक चीज समझो, टैक्स इनवॉइस में यार तुम किसी का टैक्स चार्ज कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो कि भाई मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तुमसे लेके मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आऊंगा, उसका जीएसटीआईएन नंबर भी चाहिए होगा फिर तो। और खुद तुम तुम्हारे पास राइट कैसे है कि तुम किसी से टैक्स चार्ज कर सकते हो, क्योंकि तुम रजिस्टर्ड हो। तो खुद का भी तो जीएसटीआईएन नंबर दो ना उसको। एक तो खुद का जीएसटीआईएन नंबर चाहिए, और फिर जिसका तुम क्या कर रहे हो, टैक्स चार्ज कर रहे हो, उसका भी क्या चाहिए तुमको, जीएसटीआईएन नंबर चाहिए होगा। मतलब क्या चाहिए, रिसिपिएंट का भी जीएसटीआईएन नंबर चाहिए और खुद का भी क्या चाहिए, जीएसटीआईएन नंबर। क्यों चाहिए तुम्हें, लॉजिक समझ में आया। तुम किसी से टैक्स चार्ज कर रहे हो, तो भाई गवर्नमेंट के पास जब तुम वो टैक्स लेके जाओगे तो गवर्नमेंट पूछेगी ना किससे लेके आए। आईटीसी कैसे डेवलप करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, किसका जीएसटी तुम भर रहे हो, तो वो बताएगा ये जीएसटीआईएन नंबर है, इससे मैंने चार्ज किया है टैक्स, और ये मैं हूं जो तुमको सबमिट करने आया हूं ये टैक्स। मतलब दोनों का जीएसटीआईएन नंबर इज नीडेड ताकि मैचिंग हो पाए आगे चल के। फिर ये जो सीरियल नंबर है एमसीक्यू, एमसीक्यू, ये जो सीरियल नंबर है 16 डिजिट का होना चाहिए, 16 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। बस 16 से ऊपर का तुम्हारा इनवॉइस नंबर का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना लिख सकते हो, 16। एक और बात पढ़ो, अ कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 इन वन और मल्टीपल सीरीज। क्या ऐसा लिखा है कि 16 से ऊपर नहीं होना चाहिए, हाँ, पर क्या ऐसा लिखा है 16 से कम का नंबरिंग ही नहीं रख सकते, कंपलसरी तुमको 16 रखना पड़ेगा। बोलो।
मैक्सिमम। बट दे हैव गिवन अ वे। जब जो तुम ये पूरा 16 डिजिट का बनाते हो ना, उसमें कैसे तुम्हारा जीएसटीआईएन नंबर आएगा, तुम्हारा पेन नंबर भी आएगा, ऐसे उसकी कोडिंग है। छोटी सी क्या है, कोडिंग है। तो एनीवेज यू हैव टू डू इट एट 16। पूरा 16 होता है, कम नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्होंने जीएसटीआईएन नंबर भी लिया होता है, तुम्हारा पेन नंबर भी लिया होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन का ईयर भी उसके अंदर आता है। ऐसे कुछ चीजें जो कोडिंग है उनकी, तो उसके हिसाब से ओवरऑल 16 होता है, लेकिन लास्ट लास्ट में तुम्हारी नंबरिंग आ जाती है। ठीक है। इसमें डेट ऑफ इशू लिखो, तुमने इनवॉइस कब इशू किया। ठीक है, अभी ये नहीं पढ़ रही मैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या गुड्स थे उनकी डिटेल लिखो, गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखो, गुड्स का एचएसएन कोड लिखो, फिर कितनी क्वांटिटी में गुड्स सेल किए, उसका सप्लाई का वैल्यू क्या है, वो अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल बताओ, उसका रेट ऑफ टैक्स क्या है, सीजीएसटी लगा रहे हो या एसजीएसटी लगा रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कहाँ डिलीवर कर रहे हो, रिवर्स चार्ज तो एप्लीकेबल नहीं होता, सिग्नेचर अपनी, और अगर क्यूआर कोड नीडेड है तो क्यूआर कोड। एक बार बस रीडिंग क्यों करो। मेरे को एक चीज बताओ, तुम इनवॉइस बना रहे हो किसी का, छोड़ो ये, मैं पढ़ती ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है। मैंने तुमको कुछ गुड्स बेच दिए, ये रहा मेरे पास, ये गुड्स अब हो गया तुम्हारा। ठीक है। मैं तुम्हें बिल बना के दूंगी, तुमसे टैक्स चार्ज करूँ, तो ऑब्वियसली क्या बेचा है मैंने, व्हाट आई हैव सोल्ड, ये तो लिखूंगी ना मैं। और इसके कोडिंग है, नाम से थोड़ा ना जानती है गवर्नमेंट इसको। गवर्नमेंट ने इसके क्या रखे हैं, हर प्रोडक्ट के कोड रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट वुड नीड एचएसएन कोड। गवर्नमेंट विल नीड कि ये कितना खरीदा, क्वांटिटी क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए होगा इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, अगर ये टैक्सेबल है तो रेट ऑफ टैक्स क्या है। अगर रेट ऑफ टैक्स लगा रहे हो तो या तो आईजीएसटी लगाओगे या सीजीएसटी लगाओगे, बताना नहीं पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई से ही तो पता चलता है सीजीएसटी या आईजीएसटी। तो ये लॉजिकल नहीं चल रहा, हर चीज तो लिखनी पड़ेगी ना, गवर्नमेंट को पता तो चले। फिर पेमेंट के लिए क्यूआर कोड देना पड़ता है, तो क्यूआर कोड हो गया, सिग्नेचर भी करोगे इनवॉइस पे, वो सिग्नेचर हो गई, उसका जीएसटीआईएन नंबर, मेरा जीएसटीआईएन नंबर, इतनी चीजें तो बेसिक लिखनी ही पड़ती है ना किसी भी इनवॉइस में। तो सिर्फ एक रीडिंग करना। लेकिन अब जो काम का है वो क्या है, वो 50,000 करके कुछ कुछ तो लिखा हुआ था, उसको समझते हैं कि वो 50,000 वाली चीजें क्या है। If recipient is unregistered and the value of supply is 50,000 or more, मैम जो पर्सन है ना, जिसने खरीदा है गुड्स, द पर्सन हु परचेज द गुड्स, एक्चुअल में वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। इससे क्या होगा मैम, समझो, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, उसको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल आईटीसी। ठीक है। बोल रहे अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, और जो सामान उसने खरीदा है, द गुड्स ही हैज परचेज, द सर्विस ही हैज टेकन, उसकी वैल्यू अगर 50,000 से कम है, इट्स नॉट इवन इक्वल टू 50,000, इट इज लेस देन 50,000, तो बोलता है कि मैम क्या उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा हमको। तो बोलते देखो, अगर 50,000 से कम है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में स्टिल रिक्वेस्ट द अफोर्सेड अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। मतलब देखो, जब 50,000 से कम है तो कुछ चीजें हैं बाय रिक्वेस्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलेगा आप अभी भी लिख के दो। वो क्या चीजें होंगी, नेम, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द स्टेट एंड कोड, स्टेट और उसका कोड, ये सिर्फ रटना अच्छे से। उसका नाम, रिसिपिएंट का एड्रेस, फिर डिलीवरी कहाँ होने वाली है, किस स्टेट में होने वाली है, उस स्टेट का कोड। कहीं ना कहीं वो प्लेस ऑफ सप्लाई की रिक्वेस्ट आ रही है कि कहाँ पे डिलीवर हुआ, स्टेट का कोड क्या है, एड्रेस क्या है रिसिपिएंट का, नेम क्या है रिसिपिएंट का। ये अभी नहीं बता पाऊंगी ये क्यों लिखवा रहे हैं, ये मैं रजिस्ट्रेशन में समझाऊंगी कि ये क्यों 50,000 और उसके अबाव वाले का लिखते हैं। बट इफ इट इज लेस देन 50,000 रिक्वेस्ट करेगा रिसिपिएंट तो ही ये डिटेल लिखनी है। क्यों, क्योंकि आगे चल के हो सकता है उसको आईटीसी लेना पड़ जाए जब वो रजिस्टर हो जाए। अभी सिर्फ इतना ही समझो। तो मैंने अभी क्या बोला, इफ द रिसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, तुम्हारा रिसिपिएंट अभी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है मैम, करे क्या। तो देखो, अगर 50,000 या उसके अबाव का वो गुड्स खरीद रहा है या सर्विस ले रहा है तो उसका नाम लिखो, कहाँ डिलीवरी कर रहे हो, कौन सी स्टेट में कर रहे हो, रिसिपिएंट का एड्रेस लिखो, स्टेट लिखो, स्टेट का कोड लिखो, ताकि कल चल के प्लेस ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ जाए तो हम निकाल तो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैम ये अनरजिस्टर्ड है
और 50,000 से कम है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो लिख के दे दो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? क्योंकि आगे चल के हो सकता है ये रिसिपेंट रजिस्टर हो जाएगा, हो सकता है ना कभी उसका 20 लाख से अबव हो गया तो टर्नओवर। तो एक प्रोविजन है अभी रजिस्ट्रेशन में देखोगे कि कुछ गुड्स का वापस से तुमको आईटीसी मिलना चालू हो जाता है। अभी बस इतना ही समझो, तो उस चीज के लिए अभी से लिखवा के चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना है। चलो, फिर इसको अभी नहीं कर रहे हम, ओआईडीआर वाले को अभी नहीं छू भी नहीं रहे, हम पढ़ भी नहीं रहे अभी के लिए, तो इसको मान के चलते ही लिखा ही नहीं। तो इसका मतलब मैम बाकी सब हमने कर लिया। यस। अब मैम यहाँ पे आपने कुछ बोला है कि गुड्स का जो ना एचएसएन कोड लिखना होता है, मतलब गवर्नमेंट को क्या पता। अब मेरे को बताओ, ये क्या है, ये मेरे पास वो है ईयरफोन है। अब ये क्या एक ही ईयरफोन है? अभी इसकी वैरायटी कितनी आ गई है, एक वो छोटे वाले भी आते हैं, फिर तुम्हारे वो ब्लूटूथ भी आते हैं, कितनी वैरायटी तो सिर्फ इन ईयरफोन्स की ही है। वो तो है मैम। अब गवर्नमेंट के नाम से जानेगी कि ये बोट कंपनी का है, फिर तुम्हारी दूसरी कौन सी कंपनी आती है, ये एयरपॉड है, ये है, गवर्नमेंट के नाम से इतना लिस्ट लेके बैठेगी, कल चल के कितनी कंपनी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट विल हैव अ कोड। जैसे तुम्हारे नाम को गवर्नमेंट जानती है क्या? नहीं जानती। गवर्नमेंट को तुम्हारा GSTIN नंबर ही पता होता है, वैसे ही गुड्स के लिए होता है HSN कोड। ठीक है। अभी HSN कोड का करना ही क्या है, तो बोलते हैं कि तुम ये नहीं लिखोगे पूरी डिटेल, तुम नाम लिखो। गवर्नमेंट को नाम से मतलब नहीं, गवर्नमेंट उसके सामने का HSN कोड देखेगी और उस HSN कोड के हिसाब से तुमको रेट ऑफ टैक्स लगाना होता है। लेकिन ये बोलते हैं देखो, हम कुछ रूल बता देते हैं। क्या रूल बता रहे हो? बोलते हैं, देखो अगर तुम्हारा जो टर्नओवर है पिछले साल का, पिछले साल का, पिछले साल का, पिछले साल का, करंट ईयर नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का, अगर तुम्हारा टर्नओवर ग्रेटर देन या इक्वल टू है, अभी देखो, हाँ ये ग्रेटर देन या इक्वल टू पढ़ रही हूं मैं इसको, सही पढ़ रही हूँ ना मैं? इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस सही देन। पढ़ रही हूँ मैं? हाँ, क्योंकि मैं इतना फोकस कर रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है शायद गलत पढ़ रही हूँ, अभी तो हाँ हाँ चल रही थी तुम्हारी। ये वो बचपन में एक चीज सिखाई होगी, चोंच जहां पे खुली रहती है वो बड़ा होता है, ऐसा सिखाया था, ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन। इसका मतलब है अगर एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा क्या है, 5 करोड़ से कम है या फिर 5 करोड़ तक ही है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर छोटा हो रहा है, आइदर 5 करोड़ और लेस देन 5 करोड़ है, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो बोल रहे हैं कि आपको जो HSN कोड लिखना है ना, सिर्फ 4 डिजिट तक का ही लिखना है। लेकिन अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो कंपलसरी ये HSN कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं कंज्यूमर को दे रहे, मतलब उनको आईटीसी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर चाहो तो फिर ये 4 डिजिट का HSN कोड लिखो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो। क्योंकि जैसे मैं हूं, मैं अगर अभी जाके ये बॉटल खरीद के लाई, उसने टैक्स लगा लिया, बट मैं आईटीसी लेने वाली हूँ क्या? नहीं। तो क्या इतना HSN कोड वगैरह क्यों लिखेगा? वो नहीं लिखेगा तब तक जब तक उसका टर्नओवर कम है। कंप्लाइंसेस कम रखते हैं कम टर्नओवर वालों के। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर ग्रेटर क्या पहुंच गया, ग्रेटर देन पहुंच गया 5 करोड़, अब कंपलसरी आपको दोनों के केस में कंपलसरी 6 डिजिट का HSN कोड लिखना पड़ेगा। अब ये भी हो गया फॉर द पर्पस ऑफ MCQ। तो ये सिर्फ तुम्हें पता है क्या सिखा रहा है ये चैप्टर, बिल कैसे बनाना, बिल बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए, किसके बिल में क्या लिखना है, कोडिंग कब कब आएगी, कब कोडिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूँ तो अभी तक मुझे एक तो समझ में है, सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ऑलरेडी वी हैव डन इन टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड याद करो, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, telecommunication operator, that is important कि if it is supplied to a distinct person then they have separate kind of invoice issue करने का time limit। फिर हमने अभी और क्या किया था मैम, अभी 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 हाँ वो 50,000 वाला कुछ तो किया था कि 50,000 और मोर देन 50,000 क्या है, सप्लाई है टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या लिखो, स्टेट लिखो, स्टेट का कोड लिखो, नेम लिखो, एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट लिखो।
लेकिन अगर मैम ये लेस देन 50,000 है तो मत लिखो, ऑप्शन है, वो बोलेगा तो लिख के दे देना रिसिपेंट को, नहीं बोलेगा तो मत लिखना। देन अगेन है लिमिट फॉर द HSN कोड, इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ 6 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी, वेदर कंज्यूमर वेदर B2B, बट इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ B2B में तो कंपल्सरी 4 डिजिट है, बट इफ इट इज नॉट B2B देन इट इज ऑप्शनल कि आप 4 डिजिट का लिखना चाहते हो या नहीं। तुम्हें एक तरीका बता रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं सिर्फ आगे पढ़ती नहीं जा रही हूँ, मैं फिर एक बार रुकती हूँ और फर्स्ट पॉइंट से लेके अभी तक जो किया है मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ, जिससे मेरे दिमाग को क्रक्स पता चल रहा है कि ये चैप्टर का क्रक्स क्या है। फिर मैं 2-3 पॉइंट करूंगी, मैं फिर 1 पे आऊंगी और 1 से लेके फिर 6 तक 7 तक के सारे पॉइंट रिकॉल करूंगी। ये क्या कर रही हूँ मैं, चैप्टर तो खत्म कर रही हूँ लेकिन चैप्टर के अंदर भी आई एम ट्राइंग टू डू क्यूमुलेटिव रिविजन, कि बार बार दिमाग को याद आता रहे कि ये पढ़ा है, ये कीवर्ड है, डिस्टिंग कहाँ लिखा है, कहाँ 5 करोड़ है, कहाँ पे ग्रेटर देन है, वही तो फोकस करने का है ना, क्वेश्चन उसी पे आता है। तो व्हेन यू डू समथिंग, अब जैसे सपोज करो तुम रिविजन वीडियो देख रहे हो, तो मैं एक टेक्निक बताती हूँ मेंटरिंग में, वो ये है कि आपको 15 मिनट पॉज का रूल लगाना है, मतलब 15 मिनट का वीडियो देखो, मे बी तुम 1.5 की स्पीड पे देखोगे, क्योंकि 1 की स्पीड पे तो आजकल जमाना ही नहीं रहा कि कोई देखेगा। तो 1.5 की स्पीड पे एग्जैक्ट 15 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 15 मिनट यहाँ खत्म हुआ, तुम्हारा वहां शायद 20-25 मिनट्स का वीडियो खत्म होगा। पॉज करो उसको और फिर रिकॉल करो कि क्या क्या बोला था उस 15 मिनट्स में। रिकॉल किया, फिर 15 मिनट का टाइमर लगाओ, फिर सुनो अच्छे से, फिर पॉज करो, फिर रिकॉल करो फर्स्ट सेगमेंट वाला 15 मिनट्स में क्या पढ़ा था, सेकेंड सेगमेंट जो 15 मिनट खत्म हुआ उसमें क्या पढ़ा था। तो रिवीजन वीडियो के साथ भी तुम्हारी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर थर्ड सेगमेंट 15 मिनट वापस, फिर पॉज करो, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेगमेंट में तुमने क्या पढ़ा। जैसे ही तुम लास्ट वाले पे पहुंचोगे, तुम्हारा फर्स्ट से लेके कितनी बार रिकॉल हो चुका होगा, और रिकॉल करने में पहली बार टाइम लग सकता है, दूसरे सेगमेंट में थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरे सेगमेंट में और कम टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट बार बार होता जा रहा है, सेकंड बार बार होता जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो रिवीजन वीडियो को भी क्यूमुलेटिव की तरह ही यूज करो, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, नाउ वी आर कमिंग टू, ये जो मैम इतने सारे आपने प्रोविजन बोले कि HSN कोड वगैरह के, क्या ये बिल ऑफ सप्लाई को भी एप्लीकेबल होते हैं? इसीलिए लिखा है, हाँ, सेम प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू द बिल ऑफ सप्लाई। तो इसी के लिए यहाँ पे क्यों छोड़ दिया तुमको, जो मैंने अभी बोला ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने की, यहाँ पे क्या लिख के रखो, वो जो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या की, वो इंश्योरेंस वाला कुछ कुछ किया तुमने, उसको लिख लो। HSN कोड वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, उसकी लिमिट लिख लो। साथ में वो अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला, वो 50,000 वाला कुछ इंपॉर्टेंट था, बस यहाँ पे उतना लिख लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसको पढ़ोगे, सिर्फ इतना ही पढ़ना ना फिर, कि ये स्टिकी नोट में तुम क्या लिख रहे हो। आर यू गेटिंग? डन, श्योर। अब मैम ये जो इनवॉइस हम इशू करते हैं, हाँ जी, ये इनवॉइस कितनी कॉपी इशू करनी पड़ेगी? देखो, अगर गुड्स सेल करते हो तो 3 कॉपी जाएगी, अगर सर्विस देते हो तो सिर्फ डुप्लीकेट जाएगा। ऐसा क्यों? गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सर्विस किसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते, तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के पास दो, एक कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे दो, तो दूसरी कॉपी किसको दे दो, सप्लायर को दे दो। मैच होनी चाहिए ना सबके पास कॉपी की, इसके गुड्स हैं, रिसिपिएंट दिखाएगा ये मेरे गुड्स दे दो, ये रहा मेरे पास रिसिप्ट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्विस, रिसिपिएंट के पास एक चीज ओरिजिनल जानी चाहिए, सप्लायर के पास डुप्लीकेट कॉपी रहनी चाहिए। एग्जाम में पूछते क्या है, गुड्स के केस में कितनी कॉपी इशू होती है इनवॉइस की, और सर्विस के केस में कितनी होती है, मतलब सिर्फ ये काम कर। और तुम्हें भी पता होना चाहिए, ओरिजिनल तो हमेशा रिसिपिएंट के पास ही जाएगा, डुप्लीकेट ही लोगों के पास रहेगी। अंडरस्टूड? डन। अब ये क्या लिखा है, इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, ये क्या लिखा है, सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एंड व्हेन इट इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। बोलना क्या चाह रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सपोर्ट इनवॉइस आर सेम एज टैक्स इनवॉइस।
However, recipient is unregistered and value of supply is more than or equal to 50,000, then instead of this two, country name will be there. क्या बोल रहे हो ये? अरे भाई, तुमको एक चीज बता रही हूँ, जब एक्सपोर्ट होता है ना, सीए फाइनल का है, ये पहले ही बोल देती हूँ, ये टॉपिक सीए फाइनल का है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो गुड्स को, तो ये लोग ना चाहते हैं, दे वांट कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आए। तो व्हेन दे डू एक्सपोर्ट दे वांट कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आनी चाहिए। तो मैम इससे क्या होगा, ये बोलते हैं फॉरेन करेंसी इंडिया में कब आएगी, तब आएगी जब हम इस पे टैक्स नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ेगा ना सामने वाले को, कि टैक्स नहीं लग रहा है इंडिया में, तो सप्लायर भी क्या नहीं करेगा, उनसे टैक्स की रिकवरी के लिए अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये बोलते हैं देखो, हमको तो एक्सपोर्ट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये लोग क्या करते हैं, दो ऑप्शन देते हैं कि देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगने वाला, पर हम ये बोल रहे हैं जो टैक्स है ना वो तुमको वापस कर देंगे, रख लो अपने पास। मतलब दो ऑप्शन है, या तो तुम टैक्स पे ही मत करो, बट हमको एक बॉन्ड लिख के दो। क्या बॉन्ड? कि तुम इन गुड्स को एक्सपोर्ट ही करोगे। अगर तुमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो जितना बॉन्ड में लिखा हुआ है ना टैक्स का अमाउंट, वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब एक श्योरिटी दो कि ये गुड्स को एक्सपोर्ट ही किया जा रहा है, ये लौट के इंडिया में वापस नहीं आ जाएंगे। अगर इंडिया के बॉर्डर से चले गए हैं तो बॉन्ड साइन करो कि तुम टैक्स पे नहीं कर रहे हो, बट एक बॉन्ड लिख के दो, साइन करके दो, कि ऐसा नहीं हो जाए कि आज भेज रहे हो 2 दिन बाद वापस आ गए गुड्स और बोल रहे हो जैसे एक्सपोर्ट हो गया। नहीं, तो एक्सपोर्ट के केस में बोलते हैं या तो बॉन्ड साइन कर दो और टैक्स पे मत करो, या फिर अभी टैक्स पे करो, करो पे टैक्स। बट हम तुमको सिखाएंगे क्या, सीए फाइनल में, कि रिफंड ले लेना इस टैक्स का। याद है वो जीरो रेटेड सप्लाई, कि आईटीसी भी वापस कर देते हैं और साथ में टैक्स पे किया हुआ भी वापस कर देते हैं। तो बोल रहा है कि जो इनवॉइस के प्रोविजंस है ना, सब कुछ एक्सपोर्ट के केस में भी सेम एप्लीकेबल है। बस अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो और खरीदने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो हो सकता है बाहर वाला अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, और अगर उसने 50,000 या मोर देन 50,000 के गुड्स खरीदे, तो वहां स्टेट थोड़ी ना आ सकता है। नाउ कंट्री इज चेंजिंग, तो अब तुम्हें नेम ऑफ कंट्री लिखना होगा। अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसका, सिंपल सी बात है। आया समझ में? तो अभी मैंने 4-5 पॉइंट अगर मैं इकट्ठे करूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, कि डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हो, अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या क्या लिखना पड़ेगा और कब नहीं लिखने की जरूरत है, वो ऑप्शन है। वो एचएसएन कोड वाली चीज मुझे इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है अभी, कि एचएसएन कोड की इंपॉर्टेंट है। फिर कॉपी, गुड्स में 3 कॉपी चाहिए, सर्विस में 2 कॉपी चाहिए इनवॉइस की। ये 4 पॉइंट है जो मेरे लिए अभी तक इसमें काम किया है। फिर एक और काम का क्या है, एक्सपोर्ट के केस में 50,000 या मोर देन 50,000 अनरजिस्टर्ड पर्सन को जाता है तो स्टेट की कोड नहीं लिखते और लिख भी नहीं सकते। देन इट इज कंट्री का डेस्टिनेशन, कि कौन सी कंट्री में हमारे गुड्स चल के जा रहे हैं। अंडरस्टूड? डन? अब फाइनली हमको स्टार्ट करना है ई इनवॉइस। बहुत ही सिंपल है, बट इसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक ना ई वे बिल से भी जोड़ता है। ठीक है, 2 मिनट का शांति ले लो, ब्रेक ले लो 2 मिनट का, फिर एक ई इनवॉइस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा ऐसे समझा रही हूँ जैसे ये रिवीजन नहीं चल रहा। ठीक है, तो डिटेल में और जितना मैं करा रही हूँ, ऐसा कुछ भी मत सोचना कि इससे ज्यादा तुम याद करके कुछ एक्स्ट्रा पाल लोगे, अननेसेसरी हो जाएगा। जितना है उसी को अच्छे से करो। ठीक है, 2 मिनट्स का ब्रेक, ओनली 2 मिनट्स।
लाइट का इशू है, तो ये सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है इनवॉइसेस के बारे में, सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट होगा ई इनवॉइस से। ओके।